नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कोविड-19 की महामारी के कारण पिछले वर्ष भी हमने आभासी शिक्षण के माध्यम से घर पे अध्ययन किया था। इस वर्ष भी दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका में हमारा जो नया सत्र है इसी आभासी शिक्षण माध्यम से शुरू होने जा रहा है। आज हम अपने नए सत्र के प्रथम भाग में कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय जिसका भाग 1 और आज हम उसी पहले भाग में वर्ण विचार को पढ़ेंगे। संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश या अन्य भाषाओं में जो भाषा की सबसे अहम कड़ी और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई जिसे कहते हैं इसे भाषा की हम ध्वनि कहते हैं कि जहाँ से भाषा बनी है और भाषा की दुनिया उससे बनी है, जिनको हम संस्कृत में वर्ण कहते हैं। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार से पहले हमें कुछ देखना है कि संस्कृत में जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की परिभाषा वर्णामेव अक्षरम, वर्णों को ही अक्षर कहा गया है। परिभाषा को सीधा सीधा शब्द है तो वर्णामेव अक्षरम, वर्णों को ही अक्षर कहा गया है। ध्वनि के रूप से वर्णों को ध्वनि भी कहा जाता है। भाषा के उच्चारण के लिए जिस प्रकार की ध्वनि है वो ध्वनि ही वर्ण है। और माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम वर्णों को अल प्रत्यार में रखते हैं, इसे अल भी कहते हैं। इसका एक प्रत्यार बनता है अल। अल का मतलब यहाँ सीधा हम देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र में पहला माहेश्वर सूत्र है और उसका अंतिम 14वां जो माहेश्वर सूत्र है, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण अल से लगा के द तक जितने भी वर्ण है वो अल प्रत्यार में आते हैं। इसी काल से हमारी वर्णमाला बनी है, यही वर्ण बने हैं। तो सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों को देखते हैं। इसमें संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही संस्कृत वर्णमाला बनी है संस्कृत में। तो माहेश्वर सूत्रों में पहला है अ ई उ ण। इसमें हम देखते हैं प्रथम 3 वर्ण, उसके बाद जो चौथा या अंतिम जो हलंत्य वर्ण है, हलंत्य वर्ण की उपसंज्ञा होती है, उपसंज्ञा से इसका लोप होता है। बाकी हलंत्य वर्ण से पहले वर्णों से स्वर और व्यंजन वर्णों का निर्माण होता है। ये हमारे लिए एक प्रत्यार में संधि में प्रत्यार बनाने के लिए उसको और सीधे सीधे प्रत्यारों से संधि में किस वर्ण का क्या विकार हो रहा है उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों में देखते हैं पहला अ ई उ ण, ऋ ऋ ग, ए उ ग, ए औ च, हरे अवर ट, ल ण, यम गण नम, झ भ य, घड़ दस, च ग गड़ दस, ख ब छ ठ, थ च ट त व क प य, स स र ल। इस तरह से ये 14 माहेश्वर सूत्र है। अब 14 माहेश्वर सूत्रों में हम देखते हैं पहले प्रथम 4। तो प्रथम 4 सूत्रों में हमारा ये स्वर बना है अ ई उ ऋ ऋ ई ऐ ओ। इस तरह से ये स्वर स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का निर्माण हुआ है वो स्वर वर्ण है। प्रथम या पूर्ण रूप से जिन्हें माहेश्वर सूत्रों से सीधा सीधा लिए गए उनको स्वतंत्र स्वर कहते हैं। और उन्हीं से प्रथम और द्वितीय जो स्वतंत्र वर्ण है अ ई उ ऋ ऋ, इसी से दीर्घ स्वर बना है। और इसके साथ ही ए ऐ ओ ये दीर्घ स्वर में इसके साथ जुड़े हैं। उसके बाद 5 से लगा करके और 14 तक ल। अब इसको हम अच कहते हैं, स्वरों को अच भी कहते हैं। तो प्रथम वर्ण और च से ये अच प्रत्यारण और अच स्वर को कहते हैं। इस तरह से ये स्वर बने हैं, स्वर को अच भी कहते हैं। अच बनने का कारण यहाँ एक प्रत्यार है अ से च तक, तो ये अच बना। 5 से 14 तक जिनको व्यंजनों को हल भी कहते हैं, हल कहते हैं। प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण इसे
मुख्य रूप से स्वर, व्यंजन और अयोगवा वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो स्वर वर्णों में भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व में जो पहला और दूसरा, प्रथम और द्वितीय जो प्रत्यार है उनसे जो 22 सूत्र है उससे सीधे लिए गए हैं। ह्रस्व स्वर का ये 5 ह्रस्व स्वर है जो पहले और दूसरे 22 सूत्र से सीधे लिए गए हैं। फिर दीर्घ स्वर, इन्हीं प्रथम 4 वर्णों को ही दीर्घ किया गया है। तो ये प्रथम 4 वर्णों का दीर्घ रूप हो गया आ, ई, उ, री। ये 4 दीर्घ वर्ण हो गए। उसके साथ जो तीसरा और चौथा 22 सूत्र है उसके ए, ऐ, ओ, इस प्रकार से ये प्रथम 4 से बने दीर्घ स्वर 4 और ए, ऐ, ओ, जिसे हम मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। तो ये 4 स्वर है जो 22 सूत्र से सीधे 4 और 4 8 हो गए। इस तरह से ह्रस्व स्वर जिसको एक मात्रिक भी कहते हैं, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर हो गए एक मात्रिक, दीर्घ स्वर हो गए द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है या एक मात्रा से थोड़ा ज्यादा, पहले से थोड़ा ज्यादा जो समय लगता है इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं इसे। तो दीर्घ स्वर हो गए हमारे द्विमात्रिक। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमारे जो पहले से वर्ण है अ, ई, उ, री, ऐ, ओ, इनको हम 3 मात्राओं का उच्चारण में जब 3 मात्राओं का समय लगता है इसके उच्चारण को हम थोड़ा लंबा लेते हैं। दीर्घ स्वर से भी थोड़ा ज्यादा उच्चारण, उसका जो उच्चारण लंबा लेते हैं तो उसको हम त्रिमात्रिक प्लुत स्वर कहते हैं, जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। तो त्रिमात्रिक में प्लुत स्वर है जो त्रिमात्रिक में आते हैं, इसको हम थोड़ा लंबा खींचते हैं। ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा दीर्घ और दीर्घ से इसका उच्चारण थोड़ा ज्यादा होता है, तो प्लुत स्वर है त्रिमात्रिक स्वर। तो ये एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक और ये त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर के कुल रूप में हमारे स्वर हो गए 13, 5 और 8 13। तो स्वर मुख्य रूप से हमारे स्वर 13 होते हैं। प्लुत स्वर है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है, ये उसकी गिनती में नहीं आता है, लेकिन उन प्लुत स्वरों को भी हम समझ सकते हैं मात्राओं के आधार पर, जिसका उच्चारण के आधार पर ये त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर बनते हैं। व्यंजन, आगे हम देखते हैं व्यंजनों को। तो व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उसमें व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमारे जो 5 वर्ग है क, च, ट, क, प, इन 5 वर्गों के 5 प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। क वर्ग में भी 5 है, च में भी 5, ट, क, प सब में 5-5 वर्ण है और 5 वर्ग है। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए कुल मिलाकर के 25। अंतस्थ, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका अर्ध स्वर के रूप में इनका उच्चारण है, या मुख्य रूप से ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। तो यार अंतस्थ इनके स्पर्श व्यंजन और उसके व्यंजन के बीच में, अंतस्थ के बीच में होने के कारण को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो हमारे यहाँ से इन्हीं 22 सूत्रों से हमारे ये वर्ण लिए गए हैं, इन्हीं 22 सूत्रों से 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ, य, व, र, ल। अंतस्थ व्यंजन का सीधा प्रत्यार देखते हैं तो ये ह, य, व, र, ल, ल, कि य, व, र, ल। इस तरह से हमारे अंतस्थ व्यंजन बने। उसमें व्यंजन में स तालव्य, स मूर्धन्य, स दंतव्य और ह ये उसमें व्यंजन है। इस प्रकार से मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उसमें 4। तो ये देखते हैं व्यंजन हमारे 25, 4, अंतस्थ और 4 उसमें, इस प्रकार से व्यंजन होंगे 33।
अयोगुहा में हम अंग अह को रखते हैं, लेकिन आजकल इनका प्रयोग है अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होता है। अयोगुहा का प्रयोग अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होता है। तो हमारी पूरी वर्णमाला को देखते हैं तो हम 13 स्वर हो गए हमारे, 205 दीर्घ आ कुल 13 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए और 2 अयोगुहा। इस प्रकार से अष्टचत्वारिशत, इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण हो गए अष्टचत्वारिशत या 48 वर्ण, जिसे हम कह सकते हैं कि 48 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में है। इन्हीं माया सूत्रों से हमारी वर्णमाला बनी है। मुख्य रूप से हम एक बार माया सूत्रों को ध्यान में रखेंगे। ये हमारे संधि वगैरह में सब जगह प्रत्यार के रूप में काम आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं निमगणनमय पंचम वर्ण है, जबगणदस ये तृतीय वर्ण है, तो ये संधि विकार में इनका प्रयोग होता है। स्व व्यंजन और अयोगुहा, इस तरह से हमने एक बार वर्ण विचार के बारे में एक सीधी जानकारी प्राप्त की। हमें लिखा हुआ तो बहुत मिलेगा, लेकिन हम सीधे सीधे रूप में बिना किसी विस्तृत भाषा के या बिना किसी विस्तृत परिभाषाओं के विस्तारीकरण के साथ हमने सीधा सीधा एक डायग्राम बना करके इसको समझने की कोशिश की है, इसको सीखा। अब हम उसकी परिभाषा बना करके, उसकी थ्योरी बना करके उसको बहुत लंबा चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन सीधे समझने की बातें हमें याद है और हमारे दिमाग में ये सब है, पहले से याद है, लेकिन हम कुछ जानकारी से इसमें उसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ऋस्व दीर्घ प्लुत, इसमें ऋस्व 5 दीर्घ 8 और प्लुत 9 होते हैं कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। स्पर्श व्यंजन, इसको हम एक वर्ग भी बना सकते हैं, कचट तप, इस प्रकार से हमारा एक ये क्या बना है। इसमें 25 वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण, उसमें संस्था, इस प्रकार से ये 13 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगुहा, 48 पूर्ण रूप से 48 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो आज हमने एक बार इस वर्ण विचार को समझने की कोशिश की है और आप इसको सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं। इसका PDF भी आपको भेज दिया जाएगा। इति शुभम।